सब लोग लिनन का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उसने अवेकन किया था सिर्फ एक 1 मीटर स्टोरेज स्पेस, एक ऐसी बेकार एबिलिटी जो बस सामान रखने के काम आती थी। लेकिन जब उसकी बहन को मारने के लिए छोड़ दिया गया, तब लिनन को अपनी पावर का असली सच पता चला। ये सिर्फ स्टोरेज नहीं था, ये एक वेपन था। एक ही मूव में उसने टीयर 2 मॉन्स्टर का सर काट दिया, ब्लैक मार्केट के किलर्स को स्लॉटर कर दिया और पूरी अकेडमी के सामने अर्थ रैंक वॉरियर को हरा दिया। अब याओ फैमिली ने उसे खत्म करने के लिए एलीट मर्सिनरीज भेजे हैं, लेकिन उन्होंने एक फेटल मिस्टेक कर दी। वो लिनिन की रेंज के अंदर आ गए। के लिए एकदम सुन कर दिया। तुमने धीरे धीरे अपना सर घुमाया। तुम्हारी नजरें 1000 मीटर को क्रॉस करते हुए ठीक उस पहाड़ी पर जाकर टिकी जहां स्नाइपर छुपा था। तुम्हारे पतले होंठ खुले और उन्होंने सिर्फ 3 वर्ड्स बोले, वापस तुम्हारे पास। अगले ही सेकंड तुम्हारे सामने हवा फिर से खुली। जिस गोली को स्पेस ने कैद कर लिया था, वो बिल्कुल उसी स्पीड से और उसी एंगल से जहां से वो आई थी, वापस उस रास्ते पर गोली की तरह निकल गई। पहाड़ी के ऊपर बैठे स्नाइपर को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। अपने स्कोप के अंदर उसने सिर्फ एक काले पॉइंट को देखा जो बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था। फिर बैंग! उसके हाथ में जो हाई प्रिसिजन स्नाइपर राइफल और उसका कस्टम स्कोप था, वो वहीं पर फट गया। जो गोली उसने खुद चलाई थी, वो ठीक उसकी राइट आंख में घुसी और उसका पूरा सर उड़ाकर ले गई। कम्युनिकेशन चैनल पर सिर्फ एक बहुत ही छोटी सी चीख आई। फिर सब कुछ पूरी तरह शांत हो गया। उस वक्त हाउंड कैप्टन आखिरकार समझ गया, जिससे उसने पंगा लिया था वो कोई थोड़ा बहुत ताकतवर स्टूडेंट नहीं था, बल्कि एक मॉन्स्टर था। तो उसका पहला रिएक्शन लड़ना नहीं बल्कि भागना था। उसने पागलों की तरह अपनी विंड एबिलिटी को रिलीज किया। तेज हवा उसके पैरों के नीचे जमा होने लगी और वो भागने के लिए मुड़ा। साथ ही उसने अपने सामने अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस बनाया, वॉल ऑफ विंड। पर प्रॉब्लम यह थी कि हवा एक एलिमेंट था, जबकि स्पेस एक रूल था जिसके अंदर ये एलिमेंट्स आते हैं। स्पेस के असली रूल्स के आगे वो हवा की दीवार जो बम के गोलों को भी डिफ्लेक्ट कर सकती थी, किसी कागज की तरह पतली थी। तुम सीधा उसके आर पार निकल गए। रेजिस्टेंस नहीं थी, कोई सब्सटेंस नहीं था। ये ऐसे था जैसे पानी की भाप की लेयर को पार करना हो। तुम सीधा उसके 1 मीटर की रेंज के अंदर पहुंच गए। फिर तुमने अपना हाथ उठाया और उसके सर को स्पेस से कवर कर लिया और बंद कर दिया। उसका सर हवा में उड़ गया। उन आंखों में सिर्फ एक आखिरी लेवल का शौक और डर बचा था। जहां तक उसकी बिना सर की बॉडी की बात है, वो 1-2 सेकंड तक वहीं जमकर खड़ी रही और फिर लाल खून की फव्वारी के साथ जमीन पर जोर से गिर गई। अब तक हाउंड स्क्वाड के 5 मेंबर्स खत्म हो चुके थे। पहली गोली चलने से लेकर कैप्टन के आखिरी मूव तक पूरे प्रोसेस में 3 मिनट से भी कम टाइम लगा था। तुमने लूट इकट्ठा करने की जल्दबाजी नहीं की। इसकी बजाय तुमने पहले आसपास चेक किया, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता था कि इस तरह के प्रोफेशनल गंदे कामों में सबसे ज्यादा वैल्यू वाली चीजें अक्सर गन्स या बैकपैक में नहीं होती, बल्कि कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स में होती हैं। और जैसा कि तुमने सोचा था, जल्दी ही कैप्टन के टैक्टिकल वेस्ट से तुम्हें एक मिलिट्री कम्युनिकेटर मिल गया जो अभी भी हल्की हल्की ग्लो कर रहा था। और जिस पल तुमने उसे उठाया, शाओजियान की बेचैन और गुस्से वाली आवाज अंदर से आई, हाउंड, काम हो गया। मैंने जो बीस्ट ल्यूरिंग बॉक्स तैयार करने को बोला था, क्या तुमने वो यूज किया? अगर तुम उसे उस बंदी पर फेंक दो तो 10 ली के अंदर जितने भी टीयर 2 म्यूटेंट बीस्ट हैं, सब उसकी तरफ खिंचे चले आएंगे। उसके बाद उसकी हड्डियां तक नहीं बचेंगी और मिलिट्री इसे बस एक एक्सीडेंट समझकर केस क्लोज कर देगी। ये सुनते ही तुम्हारी मूवमेंट रुक गई, पर तुम्हारी आंखों में जो जज्बात उबल रहे थे, वो अब सिर्फ किलिंग इंटेंट तक लिमिटेड नहीं थे, क्योंकि तुम्हें आखिरकार समझ आ गया था कि जियाओ फैमिली इस बार क्या प्लान बना रही थी। उनका मकसद सिर्फ जंगल का यूज करके तुम्हें रास्ते से हटाना नहीं था। उनका असली प्लान ये था कि वो उस बीस्ट ल्योरिंग इंसेंस का यूज करके पूरे आउटर ट्रायल जोन को एक कारखाने में बदल दें, फिर अनगिनत स्टूडेंट्स की जिंदगियों को दांव पर लगाकर जियाओजी के लिए फर्स्ट प्लेस तक पहुंचने का एक ऐसा रास्ता बनाए जो चमकदार और खूबसूरत लगे। दूसरे शब्दों में, वो चाहते थे कि जियाओजी दूसरों की लाशों पर कदम रखकर टॉप पर पहुंचे। तुमने कैजुअली उस कम्युनिकेटर को क्रश कर दिया, फिर मुड़कर हाउंड कैप्टन का बैकपैक खोला। जल्दी ही तुम्हारे हाथों में कुछ डार्क रेड कलर की अगरबत्तियां नजर आईं, जो लगभग पूरी जल चुकी थीं और सिर्फ उनके छोटे टुकड़े बचे थे।
वो मीठी, चिपचिपी और गंदी बदबू एक ही पल में श्याओजांग की बात को कंफर्म कर रही थी। हाई कॉन्सेंट्रेशन पीस ल्यूरिंग इंसेंस, और वो भी एक नहीं बल्कि कई। जियाओ फैमिली पागल हो चुकी थी। ठीक उसी वक्त जमीन जोर जोर से कांपने लगी। ये कोई छोटा मोटा ट्रेमर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के अंदर कोई अर्थ ड्रैगन करवट ले रहा हो, जिससे पैरों के नीचे की मिट्टी और सूखे पत्ते भी उछल रहे थे। तुरंत उसके बाद हर तरफ से बहरा कर देने वाली जानवरों की दहाड़ें गूंज उठी। बड़े बड़े पेड़ कतारों में गिरने लगे। धूल और धुआं आसमान को छू रहा था। घने जंगल में अनगिनत लाल आंखों वाले बीस्ट चमक उठे, जो पागलों की तरह आउटर ट्रायल जोन की तरफ बढ़ रहे थे। एक बीस्ट टाइड। किसी ने जानबूझकर इस ट्रायल लेवल से कहीं ज्यादा खतरनाक बीस्ट टाइड ट्रिगर कर दी थी। अपनी एबिलिटी के साथ तुम इस टाइम पूरी तरह से पीछे हट सकते थे। जब तक तुम छुपे रहो, कोई म्यूटेंट बीस्ट आसानी से तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। पर प्रॉब्लम ये थी, अगर ये बीस्ट टाइड सच में आउटर कैंप को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे और स्टूडेंट्स की इतनी ज्यादा जान चली जाए, तो ये नेशनल लेवल का एबिलिटी एग्जाम बहुत हद तक डिले हो जाएगा या सीधा कैंसिल ही हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा ओरिजिनल प्लान जियाओजी को सबके सामने पर्सनली हराने का, फर्स्ट प्लेस जीतने का और वो टियर 3 एनर्जी कोर लेने का पूरी तरह से जियो फैमिली की वजह से बर्बाद हो जाएगा। अब क्योंकि बात ऐसी थी, तो इस बीस्ट टाइड को इग्नोर करने का कोई सवाल ही नहीं बनता। तुम्हारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता, ना जियो फैमिली और ना ही ये चीजें। इसीलिए तुम पीछे नहीं हटे। इसकी बजाय हर चीज को निगल लेने वाले उस म्यूटेंट बीस्ट्स के तूफान के सामने तुम सीधा उसकी तरफ भागे। उसी वक्त विल्डरनेस जोन 07 के आउटर एरिया में पूरी तबाही मच चुकी थी। सूजो एक डजन स्टूडेंट्स को लीड कर रही थी, जो जान बचाने के लिए डिफेंस कर रहे थे। उसने एक के बाद आइस वॉल्स खड़ी कर दी थी, जो मुश्किल से जॉ वुल्व्स और आयरन स्किन बोर्स के पहले अटैक को रोक पा रही थी। पर उन आइस वॉल्स पर जल्दी ही क्रैक्स आने लगी। दीवारों के बाहर म्यूटेंट बीस्ट्स पागलों की तरह टकरा रहे थे और उन्हें नोच रहे थे। स्टूडेंट्स के चेहरे एक एक करके मौत जैसे पीले पड़ गए थे। साफ पता चल रहा था कि उनकी लिमिट क्रॉस हो रही है। कुछ स्टूडेंट्स चिल्लाए, अब हम क्या करें? बाकी डर के मारे जियाओजी का नाम लेने लगे, कहने लगी, क्या वो हमेशा खुद को ताकतवर नहीं कहता था? ऐसे वक्त में वो कहां गायब हो गया है? फिर एक लड़की ने रोते हुए चिल्लाया, उसकी उम्मीद छोड़ दो। अभी जब एक जॉ वुल्फ ने कूदा तो उसने बचने के लिए लीमिंग को आगे धक्का दे दिया और खुद भाग गया। उस एक सेंटेंस ने सबकी आखिरी उम्मीद भी बुझा दी। जियाओजी, वो अमीर ज़्यादा जो हमेशा घमंड में घूमता था और सूजू को इंप्रेस करने की कोशिश करता था, सच में जब मौत सामने आई तो उसने पहले अपने एक क्लासमेट की जान की बलि देकर अपने भागने का टाइम निकाल लिया। सूजू को यह सुनकर बहुत गुस्सा और शौक लगा, पर उसके पास उसे गालियां देने का टाइम नहीं था, क्योंकि अटैक का नेक्स्ट वेव आ चुका था। जब उसने देखा कि आइस वॉल पूरी तरह टूटने वाली है, तो उसने दांत पीसे और जोर लगाकर 1 सेकंड और खड़ी रही। उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे और अपना सबसे बड़ा एरिया अटैक ट्रम्प कार्ड रिलीज कर दिया, आइस एज। एक ही झटके में आइस ब्लू ठंडी हवा की लहर गरजती हुई आगे बढ़ी। आगे के करीब 100 मीटर्स का एरिया तुरंत बर्फ से कवर हो गया। आगे बढ़ते हुए 1 दर्जन टियर 1 म्यूटेंट बीस्ट सीधा बर्फ के पुतलों में जम गए। उसके इस आखिरी अटैक ने एक पल के लिए थोड़ी राहत दे दी थी, पर इस लेवल का अटैक उसकी प्रेजेंट हालत के लिए बहुत भारी बोझ था। जैसे ही अटैक खत्म हुआ, उसके मुंह से बहुत सारा खून निकला और वो अपने एक घुटने पर गिर गई। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला हो गया था। उसके अंदर की एबिलिटी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। पर ठीक इस थकावट वाले पल में आगे की जमीन अचानक फट गई। मिट्टी और टूटे पत्थर आसमान की तरफ उड़ने लगे। एक बहुत बड़ा जानवर जो 15 मीटर से बड़ा था, पूरी तरह से काली आर्मर प्लेट जैसी स्किन से ढका हुआ, किसी पुराने जमाने के मगरमच्छ जैसा लग रहा था। पर उसके सर पर एक डरावना सींग था, वहां जमीन के अंदर से निकल आया। एक टियर 3 ब्रॉन्ज रैंक म्यूटेंट बीस्ट, द आयरन क्लैड अर्थ ड्रैगन वहां प्रकट हो गया। सारे स्टूडेंट्स निराशा में डूब गए, क्योंकि ये ऐसी चीज थी जो कभी किसी सीनियर ट्रायल में नहीं आनी चाहिए थी। और ये कुछ ऐसा था जिसे टियर 1 के जानवरों ने पहले ही इतना थका दिया था कि वो अब इससे निपट ही नहीं सकते थे। सूजू को भी ये समझ आ गया था। उसके अंदर की एबिलिटी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। उसकी बॉडी इतनी कमजोर थी कि वो अपनी एक उंगली भी नहीं हिला सकती थी। वो बस मजबूरी में देख रही थी जब उस आयरन क्लैड अर्थ ड्रैगन ने अपना बड़ा सर नीचे किया, अपने बड़े दांतों वाला मुंह खोला और उसे बड़ी बेरहमी से काटने के लिए आगे बढ़ा। खून की गंदी मोटी बदबू सीधा उसके चेहरे से आकर टकराई। मौत सिर्फ हाथ बढ़ाने भर दूर थी। उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वहां
एक ब्लैक मीटियोर जंगल की उस अंधेरी छत को चीरता हुआ आया। दर्जनों मीटर ऊंचे पेड़ों की चोटी से वो एक ऐसी पोजीशन में नीचे आया जो फिजिक्स को गलत साबित कर दे। अचानक नीचे गिरना, बूम! जमीन फिर से हिल गई उस धमाकेदार क्रैश के साथ। वो काली छाया किसी मीटियोर की तरह सुजू के आगे आधा मीटर पर आकर गिरी। एक तेज झटका टूटी जमीन के मिट्टी के साथ फट पड़ा। यहां तक कि आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन का बड़ा सा सर भी ठोकर खाकर पीछे हो गया। सुजू की आंखें बड़ी हो गईं। उसने जो देखा वो एक ऐसी पीठ थी जो बहुत चौड़ी तो नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था कि पूरे आसमान को उठा सकती है। उसने एक पुराना घिसा पिटा स्कूल बैग पकड़ा हुआ था और शांति से वहां खड़ा था। उसके पैरों के नीचे आधा मीटर गहरा गड्ढा क्रीटर था। उसके पैरों के बिल्कुल पास ही आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन के नुकीले दांत थे, बस एक बाल की दूरी पर। लिन समय टाइम ठीक उस पल रुक गया था। हवा के झोंके ने तुम्हारे माथे के बाल उड़ाए। तुम्हारे हाथ में अभी भी स्टैंडर्ड डिश एलॉय कॉम्बैट नाइफ पकड़ा हुआ था जो हाउंड कैप्टन के सामान से मिला था। तुम्हारी पीठ लंबी नहीं थी, फिर भी ये किसी पहाड़ की तरह मजबूती से खड़ी थी। सुजू और उस टियर 3 कमांडर लेवल जानवर के बीच जगह को ब्लॉक कर रही थी, उसे पीछे मची खूनी आंधी से पूरी तरह अलग कर रही थी। सुजू पहले ठहर गई, फिर उसका चेहरा तेजी से बदल गया और वो चिल्लाई, लिन तुम पागल हो क्या? भागो, वो एक टियर 3 कमांडर लेवल बीस्ट है। यहां तक कि भारी आर्मर तोड़ने वाली गोली भी उसकी स्किन नहीं तोड़ सकती। तुम मर जाओगे। पर तुमने मुड़कर देखा तक नहीं। आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन गुस्से में पागल था। उसने मुंह खोलकर गर्जना की। उस आवाज से आसपास के सारे स्टूडेंट्स बेहोश हो गए। फिर उसकी बड़ी हड्डियों वाले कांटों से ढकी पूंछ एक जायंट लोहे के चाबुक की तरह वहां से घूमी। उस रास्ते पर आने वाले पेड़ और पत्थर फट गए। उसे रोकना नामुमकिन था। अगर तुम सीधा इसका सामना करते तो तुम पक्का हार जाते, पर अगर तुम पीछे हटते तो तुम्हारे पीछे के सारे लोग मारे जाते। उस एक पल में तुम्हारे दिमाग ने फैसला ले लिया, एक 1 क्यूबिक मीटर स्पेस उस बड़े जानवर का सर नहीं निगल सकता। नॉर्मल काटना उस पर ज्यादा असर नहीं करता। उसे मारने के लिए तुम्हें उसकी सबसे वीक पॉइंट पर, सीधा उसकी नाजुक जगह पर वार करना था। तो जैसे ही लोहे के चाबुक जैसी ड्रैगन की पूंछ तुम्हें हिट करने वाली थी, तुम्हारी कमर पीछे की तरफ मुड़ी एक अनबिलीवेबल एंगल पर। तुमने उस वार को चकमा दिया और वो तुम्हारी नाक से थोड़ा सा दूर ही निकल गई। फिर उस जगह से पीछे हटने की जगह तुमने आगे बढ़ने के लिए जंप ली। अपनी पोजीशन से आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन की तरफ एक बैकवर्ड कैनन बॉल की तरह शूट हुए। सुजू का चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी नजरों में यह कोई बैटल चार्ज नहीं था, बल्कि मौत के मुंह में जाना था। जैसे ही उस अर्थ ड्रैगन का पहला अटैक मिस हुआ, उसने अपना ट्रक जितना बड़ा क्लॉ उठाया और तुम्हारे सर पर दे मारा। पर ठीक उस पल जब उसकी परछाई ने तुम्हें पूरी तरह कवर कर लिया, तुम्हारी चार्जिंग बॉडी अचानक नीचे झुक गई। एक एक्सट्रीम स्लाइडिंग टैकल के साथ तुम उस गिरती हुई जायंट क्लॉ के बीच के गैप से फिसलकर उसके पेट के नीचे चले गए। बूम! वो जायंट क्लॉ सीधा जमीन से टकराया और वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। सुजू ने ये सब अपनी उंगलियों के बीच से देखा और एकदम सुन पड़ गई। उसे पता था कि आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन का पेट उसका सबसे वीक पॉइंट होता है, पर ये सिर्फ कहने की बात थी, क्योंकि वहां के स्केल्स भी बहुत ज्यादा मोटे थे। नॉर्मल अटैक्स उन्हें बिल्कुल नहीं तोड़ सकते थे। पर तुमने उसके आर्मर को तोड़ने का प्लान कभी बनाया ही नहीं था। उस बीस्ट के नीचे की जगह काफी तंग थी और वहां कीचड़ के साथ मिक्स्ड म्यूकस लगातार नीचे टपक रहा था। तुमने खुद को संभाला और उस बेकार हो चुकी अलॉय कॉम्बैट नाइफ को कैजुअली फेंक दिया। फिर तुमने अपना सर उठाया। अपनी परसेप्शन का यूज करके तुमने उसकी बॉडी के अंदर जोर से धड़क रहे दिल को फर्मली लॉक कर लिया। अगले ही सेकंड तुमने धीरे से अपने दोनों हाथ उठाए और उन ठंडे सॉलिड स्केल्स पर जोर से प्रेस किया। ये कोई स्लैश या क्लीव अटैक नहीं था, बल्कि एक अजीब सा टच था। बिना कोई आवाज किए स्पेशल रिपल्स उन स्केल्स को चीरते हुए सीधा उस आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन के सीने के अंदर खुल गए। उस वक्त तुम्हारी आंखें जजमेंट की तरह ठंडी थी। शैटर! जैसे ही कमांड दी गई, 1 क्यूबिक मीटर का एब्सोल्यूट डार्कनेस ठीक उस कार के साइज वाले दिल के चारों तरफ रैप हो गया। फिर वो बहुत जोर से बंद हुआ और उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही हल्की सी कटिंग साउंड आई। उस आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन की जमीन हिला देने वाली रोर अचानक रुक गई।
उसकी विशाल बॉडी अचानक अकड़ गई और उसकी लाल आंखों में जो ब्रूटैलिटी और मैडनेस थी वो तेजी से गायब हो गई, जिसकी जगह सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से पैदा हुए ब्लैंक टेरर ने ले ली। बाहर से उस पर कोई चोट नहीं आई थी, फिर भी वो क्लियरली फील कर सकता था कि उसकी सारी स्ट्रेंथ को सपोर्ट करने वाला सोर्स अचानक गायब हो गया है और तुमने उसके फ्रीज होने वाले इंस्टेंट का फायदा उठाकर उसके नीचे से स्लाइड करके बाहर निकल चुके थे। तुमने पलटकर देखा तक नहीं, 2 सेकंड बाद बूम, उस पहाड़ जैसे स्टील बीस्ट ने अपना सारा सपोर्ट खो दिया और एक जोरदार आवाज के साथ गिर गया, जिससे जमीन हिल गई। उड़ती हुई धूल के बीच सूजू उस टियर 3 कमांडर लेवल बीस्ट को ब्लैंकली घूरती रही। उस पर कोई फिजिकल वूंड नहीं था, पर उसकी सांसें पूरी तरह से रुक चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह ही निकल गई हो। उसका आइस एज उसे एक मोमेंट के लिए भी रोक नहीं पाया था। पर जिस इंसान का सब लोग लेवल 1 मीडियोक्रिटी बोलकर मजाक उड़ाते थे, उसने उसे एक सिंगल टच से वहीं ढेर कर दिया था। ये अब स्ट्रेंथ का गैप नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। तुम पहले ही उस बीस्ट के पास जा चुके थे। तुम्हारे एक थॉट से उस अर्थ ड्रैगन का बड़ा सा दिल, जो एक टायर जितना बड़ा था और जिसमें एक मिरर जैसा स्मूथ कट लगा था, थड आवाज के साथ कीचड़ में गिर गया। बिना कोई एक्सप्रेशन दिए तुमने उसमें अपना हाथ घुसा दिया। जल्दी ही तुमने उसमें से मुट्ठी के साइज का एक पिच ब्लैक डायमंड शेप वाला क्रिस्टल निकाला, जिसके अंदर लावा जैसा कुछ फ्लो कर रहा था। एक टियर 3 कमांडर लेवल अर्थ ड्रैगन का क्रिस्टल कोर। सूजू को आखिरकार थोड़ा होश आया। उसकी आवाज सूखी हुई थी। लिनेन, तुम आखिर क्या हो? पर तुमने सिर्फ उसे एक ठंडी नजर से देखा। रास्ता मत रोको। उन 3 शब्दों ने उसके सारे सवालों पर रोक लगा दी। फिर तुमने उस आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन की अकेली सींग पकड़ी, एक लंबी सांस ली और उस मैसिव क्रीचर को जोर लगाकर खींच लिया जो दर्जनों टन भारी था। कदम दर कदम तुम उस ट्रायल कैंप की तरफ बढ़ने लगे, अपने पीछे उस पहाड़ जैसे बीस्ट को उस धुंधले जंगल और बीस्ट्स की दहाड़ती हुई टाइड के बीच से घसीटते हुए। ये बिल्कुल गॉड्स और डीमंस के बीच चल रही वॉर की किसी पेंटिंग जैसा लग रहा था। सूजू उस सीन को हैरानी से देखती रही और जोई के अपने क्लासमेट्स को छोड़कर भाग जाने के बारे में सोचने लगी। उसके दिल में डिस्गस्ट और कंटेम्प्ट लगभग अपने पीक पर पहुंच गए थे। ठीक उसी वक्त तुम्हारा सिलुएट उसके दिमाग में किसी मार्क की तरह छप गया था। इस बीच विल्डरनेस जोन 07 के उस टेम्पररी कैंप में पहले से ही केओस में डूब चुका था। आउटर डिफेंस लाइन टूटने की कागार पर थी। सोल्जर्स डेस्परेशन में स्टूडेंट्स की रिट्रीट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। कमांड सेंटर के अंदर कर्नल रीडार पर तेजी से पास आ रहे बड़े लाल डॉट्स को घूर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को गुस्से में डांट रहा था। पर ठीक उसी वक्त जोई लड़खड़ाता और रेंगता हुआ अंदर आया और फिर डर और आंसुओं से भरी आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। वो चिल्लाया, सर, मुझे पता है कि ये बीस्टाइट कहां से आई है। वो उस लेवल 1 मीडियोक्रिटी लिन आने का कमाल है। कर्नल ने गुस्से से फ्राउन किया। उसे कहो कि साफ साफ समझाए। तो जाउजी ने तुरंत सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें कहीं से हाई कंसंट्रेशन बीस्ट ल्यूरिंग इंसेंस मिल गई थी और तुमने उसे हर जगह बिखरा दिया। उसने तो यहां तक क्लेम कर दिया कि तुम सबको अपने साथ ले डूबना चाहते थे। असल में वो इस बात का फायदा उठाना चाहता था कि तुम उस बीस्टाइड में मारे जा चुके हो और वो सारा इल्जाम तुम्हारे सर थोपकर खुद को एक हीरो की तरह दिखाना चाहता था, जिसने सच्चाई सामने ला दी। कर्नल का चेहरा लगातार डार्क होते देख जाउजी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। वो बस आग में और घी डालने ही वाला था। पर ठीक उसी वक्त कैंप के एंट्रेंस से ऐसी भारी कदमों की आवाज आई जिससे जमीन कांप उठी। थर्ड थर्ड थर्ड। वो आवाज पास और पास आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम सीधा सबके दिलों पर पड़ रहा हो। जल्दी ही सबकी डर से भरी निगाहों के सामने वो धुंध धीरे धीरे हटने लगी। तुम उस पहाड़ जैसे टियर 3 कमांडर लेवल बीस्ट को घसीट रहे थे। उस आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन की विशाल बॉडी कैंप में कदम दर कदम अंदर आ रही थी। तुम्हारी पूरी बॉडी से धुंध लिपटी हुई थी। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठंडा था। तुम किसी पर्गेटरी से निकलकर आए डीमन गॉड की तरह लग रहे थे। तुमने सबकी निगाहों को इग्नोर किया और सीधे जियाउजी के पास चलते हुए गए। फिर तुमने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हाउंड स्क्वाड का टैक्टिकल बैकपैक और एक कचरा बन चुका कम्युनिकेटर जोर से उसके कदमों में दे मारा। जियाओ फैमिली को मुझे एक एक्सप्लेनेशन देनी होगी। क्या ये तुम्हारे घटिया ट्रिक्स हैं? वहां बिल्कुल मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे कैंप से सारी आवाजें चूस ली गई हों। जियाउजी के चेहरे पर जो दुख और गुस्सा था वो तुरंत जम गया। उसकी जगह एक्सट्रीम फियर ने ले ली। उसकी पूरी बॉडी भूत की तरह सफेद पड़ गई। उसने तो यहां तक बोल दिया कि तुम मरे नहीं। ये बोलने के बाद ही उसे रियलाइज हुआ कि उसने एक तरह से अपना गुनाह कबूल कर लिया है।
तुम उस पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तुमने उस बैकपैक को लात मारकर खोला जिसमें से जले हुए डार्क रेड इंसेंस के टुकड़े, हाउंड कैप्टन का आइडेंटिटी टैग और वो फेंटली फ्लिकर कर रहा कम्युनिकेटर सब एक साथ बाहर लुढ़क आए। फिर तुमने प्लेबैक बटन दबा दिया। स्पीकर के थ्रू शाओ जैंग की अर्जेंट और खतरनाक आवाज तुरंत पूरे कैंप में गूंज उठी। जब तक तुम उस चीज को उस पर फेंक दोगे, टेनली के अंदर के सभी टियर 2 बीस्ट्स उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। तब तक उसकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। मिलिट्री इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट मानेगी। एविडेंस बिल्कुल पक्का था। क्राउड तुरंत भड़क उठी। ये सच में जियाओ फैमिली ही थी। उन्होंने किलर्स हायर किए और वो हम सबको भी मारना चाहते थे। जियाओजी, तू कचरा है। उस वक्त कर्नल का चेहरा डर की हद तक डार्क हो गया था, पर जियाओजी ने अभी भी हार मानने से इनकार कर दिया। जमीन पर गिरे हुए वो चिल्लाया कि तुम सिर्फ लेवल 1 हो। तुम आखिर हाउंड स्क्वाड को कैसे हरा सकते हो? तुम आखिर एक टियर 3 अर्थ ड्रैगन की बॉडी को कैसे घसीट कर ला सकते हो? ये सब एक सेटअप है। ये सुनकर तुमने आखिरकार एक हल्की सी कोल्ड स्माइल दी। लेवल 1। तुमने अपना हाथ उठाया और गंदगी से भरा एक स्टूडेंट मॉनिटरिंग ब्रेसलेट दिखाया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि एक लेवल 1 को बस इत्तेफाक से तुम्हारे क्राइम्स का एविडेंस मिल गया? अगले ही सेकंड तुमने फोर्सफुली उस ब्रेसलेट की परमिशंस को क्रैक कर दिया। कमांड सेंटर की जायंट स्क्रीन पर एक वीडियो प्रोजेक्ट हो गई। उस फुटेज में जब जॉ वुल्फ ने हमला किया था तो जाउजी ने किसी को नहीं बचाया था। इसके बजाय उसने अपने बगल में खड़े लेमिंग को अपने आगे ब्लॉक करने के लिए धक्का दे दिया और बिना पीछे देखे भाग गया। फाइनल फ्रेम उसके चेहरे पर रुक गया, जो एक्साइटमेंट और डिस्टॉर्शन के कारण सैवेज और ट्विस्टेड लग रहा था। अगर पहली रिकॉर्डिंग ने सबको सिर्फ गुस्सा दिलाया था, तो इस फुटेज ने उनकी किलिंग इंटेंट को पूरी तरह से जगा दिया था। शाओजी, मेरे भाई की मौत की कीमत चुकाओ। उस जैसा कचरा जीने के लायक नहीं है। पर ठीक उसी वक्त सुजू भी वहां पहुंच गई, जिसे कुछ लड़कियों ने सहारा दिया हुआ था। वो चलते हुए आई। उसका चेहरा सफेद था, पर फिर भी उसने अपने दांत पीसे और पब्लिकली टेस्टिफाई करते हुए बोली कि मैं इसे प्रूव कर सकती हूँ। जोजी अपने क्लासमेट्स को बैटलफील्ड पर छोड़कर अकेला भाग गया था और वो लिन एन ही था जिसने हम सबको बचाया था। एक एस क्लास जीनियस के पब्लिकली अक्यूज करने के बाद जोजी का आखिरी स्ट्रगल भी पूरी तरह क्रश हो गया। कर्नल ने एक लंबी सांस ली और अचानक पलट गया। उसने इन्फोर्समेंट टीम को ऑर्डर दिया कि जोजी को पकड़कर डिटेन कर लो और उसे हाईएस्ट लेवल ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट में ट्रांसफर कर दो। जोजी पूरी तरह से टूट चुका था। वो बुरी तरह चिल्लाया, डैड! और जैसे ही इन्फोर्समेंट टीम उसे पकड़ने ही वाली थी कि किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की, बिजली की तरह एक गरजदार आवाज वहां गूंज उठी। हवा को जमा देने वाला एक डरावना टियर 5 प्रेशर पूरे एरिया में फैल गया। लगभग सभी स्टूडेंट्स अपने घुटनों पर गिर गए। जो वीक थे वो वहीं बेहोश हो गए। फिर एक एक्सपेंसिव कपड़े पहने मिडिल एज्ड आदमी तुरंत जाओजी के सामने आ गया और उसे अपने पीछे छुपा लिया। वो जियाओ फैमिली का हेड जियाओ जैंग था। उसने जमीन पर पड़े एविडेंस को देखा तक नहीं। इसके बजाय उसने तुम्हारी तरफ घूरा और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ दिख रही थी। बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदनाम करने और मेरी जियाओ फैमिली की रेप्यूटेशन खराब करने की? आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। उसके अल्फाज खत्म होने से पहले ही एक बहुत बड़ा एनर्जी क्लॉ तुम्हारे सर की तरफ तेजी से आ रहा था। क्या टियर 5 सच में इतना स्ट्रांग होता है? तुम अपनी जगह पर वैसे ही खड़े रहे और तुम्हारी आंखों में डर का नाम तक नहीं था। उसके बजाय पूरी तरह से प्रोवोक होने के बाद वहां सिर्फ एक डिस्ट्रक्टिव काम था। तुम्हारी भौहों के सामने का स्पेस पहले ही शांति से ट्विस्ट होना शुरू हो गया था। तुम सिवियर इंजरी झेलने की कीमत पर भी शियाओ जैंग का एक हाथ पहले उखाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। पर ठीक उसी क्रिटिकल मोमेंट पर एक आवाज जो शाओ जैंग से भी ज्यादा डोमिनियरिंग थी, अचानक तुम्हारे सामने गूंजी। ना जाने कब कर्नल पहले ही तुम्हारे सामने आ चुका था। उसने कोई फ्लैशी मूव नहीं दिखाया। उसने बस एक सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पंच मारा, जिसके नतीजे में शाओ जैंग का बड़ा सा एनर्जी क्लॉ वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो गया। उस पंच की खौफनाक फोर्स सीधा शाओ जैंग के सीने पर लगी, जिससे वो खून थूकता हुआ हवा में उड़ गया। वो कई मिलिट्री टेंट्स को तोड़ता हुआ बुरी तरह से नीचे जा गिरा। एक पंच ने एक टियर 5 को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। उस टियर 6 कर्नल ने धीरे से अपना मुक्का पीछे लिया और उसकी निगाहें डर की हद तक ठंडी थीं। मेरे मिलिट्री कैंप में तुमने खुलेआम एक मिलिट्री विटनेस और इस ट्रायल के फर्स्ट प्लेस कैंडिडेट का मर्डर करने की कोशिश की। शियाओ जियांग, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूरी जियाओ फैमिली तुम्हारे साथ दफन कर दी जाए? उन शब्दों ने जियाओ बाप बेटे की किस्मत पर पूरी तरह मोहर लगा दी।
जल्दी ही जियाओ जियांग और जियाओ जी को टूटे हुए बोरों की तरह घसीट कर ले जाया गया। जियाओ फैमिली ने जो कंस्पिरेसी बड़ी सावधानी से बनाई थी वो अब सबकी आंखों के सामने पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी थी। कैंप में शांति थी। जब सभी स्टूडेंट्स ने अब तुम्हारी तरफ देखा तो उनकी आंखों का शौक डर में बदल चुका था, और जब कर्नल पलटकर तुम्हारी तरफ देखा तो उसकी आंखों का गुस्सा गायब हो चुका था। उसकी जगह साफ दिख रही अप्रिशिएशन और डीप इंटरेस्ट ने ले ली थी। लिनियन, तुमने टियर 3 कमांडर आयरन आर्मर्ड अर्थ ड्रैगन को मारा, क्रिमिनल्स को एक्सपोज किया और अपने क्लासमेट्स को बचाया। तुम्हारा मेरिट आउटस्टैंडिंग है। कमांड सेंटर के यूनानिमस डिसीजन के हिसाब से तुम इस जॉइंट ट्रायल में फर्स्ट प्लेस पर हो। ऐसा बोलते हुए उसने अपने एडजुटेंट से एक स्पेशल मेटल केस लिया और तुम्हें दे दिया। ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, एक टियर 3 अर्थ ड्रैगन एनर्जी कोर। फिर उसने एक ऐसी चीज ऑफर की जो अनगिनत लोगों को पागल कर सकती थी। साथ ही ईस्टर्न मिलिट्री रीजन की तरफ से मैं तुम्हें फॉर्मली इनवाइट करता हूं। क्या तुम बाकी सभी प्रोसीजर स्किप करके सीधे एज यू ड्रैगन स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने में इंटरेस्ट रखोगे? तुमने वो कीस लिया और उसके अंदर उमड़ती हुई एनर्जी को फील किया। तुम्हारे दिल पर रखा बोझा आखिरकार थोड़ा हल्का हुआ, पर फिर तुमने अपना सर उठाया और धीरे से हिलाया। सॉरी सर, आर्मी ज्वाइन करने से पहले मुझे इसका यूज करके अपनी बहन की जान बचानी है। तुम लगभग पूरे रास्ते भागते हुए फर्स्ट सेंट्रल हॉस्पिटल वापस आए, पर ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत जानबूझकर तुम्हारा मजाक उड़ा रही हो। जब तुमने आईसीयू का दरवाजा धक्का देकर खोला तो जो सीन तुमने इमेजिन किया था, जहां तुम्हारी बहन शांति से सो रही हो, वो वहां नहीं था। उसकी जगह एक तेज चुभने वाला अलार्म बज रहा था जो लग रहा था जैसे कान के पर्दे फाड़ देगा। वार्ड किसी आइस सेलर जैसा ठंडा हो चुका था। लिंगी बेड पर लेटी थी और उसकी पूरी बॉडी पर साफ दिखने वाली बर्फ की एक लेयर जमी थी, यहाँ तक कि उसके मेटल रेल्स और बेड के किनारों पर नुकीले बर्फ के फूल बन चुके थे। उसके होंठ हल्के हल्के पर्पल पड़ गए थे। उसके सीने का उठना और गिरना इतना कमजोर हो चुका था कि लगभग रुक ही गया था। मॉनिटर की सारी रीडिंग्स लाल रंग में बुरी तरह फ्लैश कर रही थीं। तुम्हारा दिमाग सुन्न पड़ गया और तुम भागते हुए अटेंडिंग डॉक्टर के पास गए। तुम्हारी आवाज, ये क्या हुआ? मेरे जाने से पहले तो वो ठीक थी ना? डॉक्टर ठंडे पसीने में पूरी तरह भीगा हुआ था और इतनी तेजी से बोल रहा था कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। ये म्यूटेट हो गया है। तुम्हारी बहन की बॉडी के अंदर का एप्सोल सिंड्रोम अचानक बहुत खतरनाक तरीके से म्यूटेट हो गया है। ऐसा लग रहा है कि उस ठंडी एनर्जी ने अपनी खुद की एक सेल्फ अवेयरनेस हासिल कर ली है, जो किसी भी बाहरी एनर्जी को रिजेक्ट और डिवावर कर रही है। जो माइल्ड एनर्जी सोल्यूशन हमने अभी उसे इंजेक्ट करने की कोशिश की थी, वो पूरी तरह जम गया। इस पॉइंट पर उसने तुम्हारे हाथ में पकड़े मेटल केस की तरफ देखा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उसने कोई लाइफ सेविंग तिनका देख लिया हो, और साथ ही किसी जल्लाद की कुल्हाड़ी भी। उस टियर 3 अर्थ ड्रैगन कोर की एनर्जी बहुत ही वायलेंट है। अभी इसका यूज करना ना सिर्फ उसे बचा नहीं पाएगा, बल्कि ये उबलते हुए तेल में पानी डालने जैसा होगा। ये तुरंत उसके अंदर की कोल्ड एनर्जी को डेटोनेट कर देगा और उसको वहीं पर आइस क्रिस्टल में बदल देगा। उन शब्दों ने लगभग तुरंत ही उस उम्मीद को तोड़ दिया जिसे पाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाली थी। तुम अपनी जगह पर जम गए और धीरे धीरे हॉस्पिटल के बेड पर लेटी उस छोटी बच्ची की तरफ देखने लगे जिसकी पलकों पर बर्फ के फूल जमे हुए थे। तुम्हारे चेहरे से सारे इमोशंस गायब हो गए थे, जिसकी जगह एक ऐसी शांति ने ले ली थी जो एक्सट्रीम सन्नाटे के बाद आती है। तो फिर अब हम क्या करें? डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से थूक निकला और एक ही जवाब दिया। 3 दिन के अंदर तुम्हें एक ऐसा टियर 4 आइस सोल क्रिस्टल कोर ढूंढना होगा जिसका एट्रीब्यूट बिल्कुल परफेक्टली मैच करता हो और उसकी एनर्जी अटमोस्ट लेवल तक प्योर हो। सिर्फ उसके यूज के अंदर की म्यूटेटेड कोल्ड एनर्जी से लड़ने के बजाय उसे शांत किया जा सकेगा, तभी उसके जिंदा बचने का चांस बनेगा। 3 दिन और एक टियर 4 आइस सोल क्रिस्टल कोर, ये ढूंढना किसी की जान लेने से भी लगभग ज्यादा मुश्किल था। एक टियर 4 क्रिस्टल कोर अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक मटेरियल था, तो आइस सोल क्रिस्टल कोर की तो बात ही छोड़ दो, जो अपने सेम टियर वालों में भी एक टॉप ग्रेड की रेयर चीज थी। इसे ओपन मार्केट में ढूंढना प्रैक्टिकली नामुमकिन था। यहां तक कि अगर मिलिट्री आर्सेनल में ये होता भी तो वो ऐसी चीज नहीं थी जिसका एक्सेस तुम्हें अभी मिल सके। इसीलिए तुमने आगे कोई फजूल सवाल नहीं किए, चुपचाप वार्ड से बाहर निकल गए। कॉरिडोर के आखिर में खड़े होकर अपना वो पुराना ब्लैक फोन निकाला और एक इनक्रिप्टेड मैसेज भेज दिया। टायर 4 आइस सोल क्रिस्टल कोर, डेडलाइन 3 दिन, पैसे की कोई परवाह नहीं। फोन पर लगभग तुरंत ही रिप्लाई आया। ओपन मार्केट में एक भी नहीं है, ईस्टर्न मिलिट्री रीजन आर्मरी में 3 है, क्लियरेंस इनसफिशिएंट है, एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है,
सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है जियांग चांग के आज रात होने वाले अंडरग्राउंड शूरा अरीना में 100 मैन चैलेंज का फाइनल प्राइज। शूरा अरीना जो जियांग के अंडरवर्ल्ड की सबसे खूनी, सबसे क्रेजी और लॉलेस जगह थी। वो 100 मैन चैलेंज एक ऐसी रात थी जिसमें लगातार 100 मौत की सजा पाए मुजरिमों, बैटलफील्ड से रिजेक्ट हुए लोगों और वेस्टलैंड के खतरनाक डेस्परेशन मरे लोगों से लड़ना था, जिसमें आज तक सिर्फ 3 लोग ही कामयाब हुए थे। फेलियर रेट लगभग 100% था। पर आईसीयू के उस डोर के पीछे लगातार फ्लैश हो रही लाल लाइट पर एक नजर डालने के बाद तुम्हारी आंखों से सारी हेजिटेशन गायब हो गई, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई चॉइस बची ही नहीं थी। तो तुम्हें कत्लेआम से ही अपना रास्ता बनाना था। आधी रात के वक्त ओल्ड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट के एक अबैंडन्ड स्टील ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड ड्यूल अरीना बनाया गया था। वहां की हवा में पसीने, शराब और एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हैवी मेटल म्यूजिक इतना तेज था कि कान के पर्दे फाड़ दे। हजारों स्पेक्टेटर्स पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। तुम एक कड़क पाले और स्माइलिंग मास्क पहने बैक स्टेज रजिस्ट्रेशन एरिया में चले गए। रजिस्ट्रेशन का इंचार्ज वहां एक भारी भरकम आदमी था जिसकी बॉडी पर स्कॉर्पियन टैटू बना हुआ था। उसने सिर्फ एक बार तुम्हारी तरफ देखा, फिर स्नीयर करते हुए तुम्हें दफा हो जाने को कहा। उसने कहा कि ये शुरा अरीना है, कोई बच्चों के घर घर खेलने की जगह नहीं। तुमने उसके साथ बात करके अपना वक्त बर्बाद नहीं किया। तुमने बस चुपचाप वो दागदार लाइफ और डेथ कॉन्ट्रैक्ट उठाया और अपने अंगूठे को जोर से काट लिया। खून बहने लगा। बिना कोई एक्सप्रेशन दिए तुमने उस गर्म खून वाले निशान को सिग्नेचर लाइन पर जोर से प्रेस कर दिया। फिर तुमने सर उठाया और उस कड़क स्माइलिंग मास्क के पीछे से उसे घूर कर देखा। बकवास बंद कर। उन 100 लोगों को एक साथ भेजोगे या एक एक करके? वो मस्कुलर आदमी शुरा अरीना में पिछले 10 सालों से था। उसने कई डेस्पेराडोज और पागल लोग देखे थे, फिर भी तुम्हारी उस एक नजर ने उसकी रीढ़ की हड्डी तक डर फैला दिया था। उसने एक और शब्द नहीं कहा। उसने सिर्फ तुम्हें एक ब्लैक नंबर प्लेट पकड़ा दी, 9527। उसके बाद तुम पलटे और नर्क की तरफ जाने वाले उस लोहे के गेट की तरफ बढ़ गए। पहले मैच में तुम्हारा ओपोनेंट ब्लैक एप था, जो एक पीक टियर 2 बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूजर था। वो 2.5 मीटर से भी लंबा खड़ा था। उसकी बॉडी काले फर से ढकी थी और उसके पास किसी मॉन्स्टर जैसी ताकत थी, और वो अपनी ब्रूटैलिटी के लिए पूरे अरीना में फेमस था। ऑडियंस पहले मजाक उड़ा रही थी और हंस रही थी। उन्हें लग रहा था कि तुम्हारी दुबली पतली बॉडी उसके दांतों के बीच फंसने लायक भी नहीं है। हालांकि जैसे ही रेफरी चिल्लाया कि शुरू करो, वो ब्लैक एप तेजी से आगे झपटा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बड़ा सा पंजा तुम्हारा सर वहीं पर उछल देगा। पर इससे ठीक पहले कि वो तुम्हें छू पाता, तुम बस थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हो गए। जैसे ही तुम उस मैसिव बॉडी के पास से गुजरे, एक क्लीन आवाज आई। एक क्रैश के साथ ब्लैक एप उस आयरन केज से जा टकराया। फिर हजारों निगाहों के सामने उसका सर, जिस पर अभी भी एक डरावनी हंसी थी, उसकी गर्दन से स्मूथली आगे फिसल गया। लाल खून आसमान की तरफ फव्वारे की तरह फूट पड़ा। पूरा अरीना पहले तो अचानक मौत जैसी शांति में डूब गया, पर फिर अचानक भड़क उठा और 9527 नाम पहली बार पूरे शूरा अरीना में गूंज उठा। पर उसके ठीक बाद अगला मैच, दूसरा मैच, 5वां मैच, 10वां मैच खत्म हो गया। 37th मैच तक सबको धीरे धीरे समझ आने लगा कि वो जो देख रहे हैं वो कोई मैच नहीं, बल्कि एक तरफा मौत का खेल था। एक स्पीड टाइप एबिलिटी यूजर आफ्टर इमेजेस की तरह मूव कर रहा था, पर जैसे ही वो पास आया, उसकी बॉडी बीच से 2 हिस्सों में कट गई और एक फ्लेम मैनिपुलेटर ने पूरे आसमान को आग से भर दिया। फिर भी तुम उसमें से ऐसे चलते हुए आए जैसे वो कोई हल्की सी धुंध हो, और अगले ही सेकंड तुम ठीक उसके सामने खड़े थे। उसके बाद उसका सर जमीन पर लुढ़क गया। चाहे सामने से हमला हो या छुपकर या फिर लॉन्ग रेंज से घेर कर मारने की कोशिश, रिजल्ट वही था। एक ही वार में मौत। कोई फालतू मूव नहीं, कोई फ्लैशी अटैक नहीं, और यहां तक कि कोई असली फाइट भी नहीं। तुम बस पास गए और तुम्हारा दुश्मन ढेर हो गया। इसीलिए स्टैंड से आने वाली चीयर्स कम और कम होती चली गई, जिसकी जगह एक बहुत ही डरावनी शांति और लोगों के डर के मारे ठंडी सांसें लेने की आवाज ने ले ली। क्योंकि सब देख सकते थे जनरल कि तुम 100 मैन स्लॉटर चैलेंज करने नहीं आए थे, तुम फील्ड क्लियर कर रहे थे, तुम जिंदगियां काट रहे थे। और जैसे ही 99th मैच खत्म हुआ, रेफरी ने कांपती हुई आवाज में अनाउंस किया, विनर 9527। तुम पहले से ही गिरे हुए लोगों के बीच खड़े थे और तुम्हारे पैरों के नीचे खून का लाल रंग फैला हुआ था। तुम्हारा वो पेल स्माइलिंग मास्क अब खून से डार्क रेड हो चुका था, और जब तुम वहां खड़े थे तो तुम्हारी सांस तक नहीं फूली थी। पूरा शुरा अरीना बिल्कुल शांत था, और ठीक उसी वक्त टॉप फ्लोर के उस लग्जूरियस बॉक्स के अंदर शुरा अरीना के ओनर जीनी का चेहरा डर के मारे बिल्कुल ग्लूमी हो चुका था।
वो 4th टियर आइस सोल क्रिस्टल कोर असल में प्रोविंशियल कैपिटल से लाया गया था, जिसे किसी बड़ी हस्ती ने वहां रखा था, एक बेट की तरह। किसी ने कभी भी प्लान नहीं किया था कि कोई सच में इसे ले जाए, पर अब तुम उसे अपनी पॉकेट में रखने से सिर्फ एक कदम दूर थे। जिंगी ने एक ठंडी हंसी हंसी और सीधे दीवार पर लगे रेड बटन को दबा दिया। स्कैवेंजर प्रोटोकॉल एक्टिवेट करो, टाइटन को अरीना में भेजो। रंबल रंबल, उस ऑक्टागोनल केज के अंदर फाइनल चैलेंज की तरफ जाने वाला वो बड़ा सा स्पेशल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और पिछले सभी अपोनेंट्स के कंबाइंड डर से भी 100 गुना ज्यादा डरावना ऑरा किसी फ्लड की तरह दरवाजे के पीछे के अंधेरे से उमड़ पड़ा। लगभग 3 मीटर लंबा एक जायंट जिसकी मसल्स स्टील की तरह थे और उसकी स्किन एक ब्रॉन्ज मेटालिक शाइन के साथ चमक रही थी। वो एक एक कदम आगे बढ़ा। उसके हर एक कदम के साथ वो पूरा ऑक्टागोनल केज थोड़ा थोड़ा कांप रहा था। स्टैंड्स में बैठी शांत भीड़ अचानक डर की चीखों में फट पड़ी। ये टाइटन है, इंडिस्ट्रक्टिबल टाइटन। मेरे भगवान, क्या वो ब्लैक प्रिजन के सबसे गहरे लेवल में बंद नहीं था? वो बाहर कैसे आया? अब वो मास्क वाला बंदा मुसीबत में है। टाइटन ने एक बार एक 4th टियर म्यूटेंट बीस्ट को फाड़ दिया था अपने नंगे हाथों से। टाइटन ग्राउंड पर पड़ी हुई लाशों को इग्नोर करते हुए अरीना के सेंटर में चलता हुआ आया। उसकी ठंडी आंखें पूरी तरह तुम पर लॉक थीं। उसने अपना मुंह खोला जिसमें से उसके मौत जैसे सफेद दांतों की एक लाइन दिख रही थी। उसकी आवाज किसी लोहे के घिसने जैसी थी। बच्चे, तेरा ये मौत का खेल यहीं खत्म होता है, अब मेरी बारी है। टाइटन की आवाज जंग लगी लोहे की प्लेट्स की एक दूसरे से रगड़ने जैसी लग रही थी, शांत पर किसी रोर से भी ज्यादा डरावनी। बच्चे, तेरा ये मौत का खेल यहीं खत्म होता है, अब मेरी बारी है। स्टैंड्स पहले शांत हुए, फिर और भी तेज चीखों में फट पड़े। हर इस लगभग 3 मीटर लंबे मॉन्स्टर को पहचान गया था, जिसकी पूरी बॉडी किसी ब्रॉन्ज मेटल की तरह चमक रही थी। स्कैवेंजर टाइटन, शूरा अरीना के बॉटम में छुपा हुआ असली फाइनल वेपन। अफवाहें थीं कि उसका 4th टियर एब्सोल्यूट हार्डनिंग उसकी बॉडी को टॉप ग्रेड एलॉय आर्मर से भी ज्यादा हार्ड बना सकता था। नॉर्मल कटिंग एबिलिटीज उसके सामने किसी काम की नहीं थी। पर तुमने एक शब्द में भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अगले ही सेकंड तुम्हारी फिगर अपनी जगह से गायब हो गई। जब तुम वापस दिखे तो तुम किसी भूत की तरह टाइटन की लेफ्ट साइड पर थे। तुम्हारे हाथ में पकड़ी मिलिट्री डैगर ने उसकी गर्दन के लिए सीधा एक पिच ब्लैक आर्क बनाया। ये स्लैश यहां तक कि सबसे बेसिक स्पेशल कंप्रेशन पावर के एक ट्रेस में लिपटा हुआ था। फ्लैश और ब्लड को भूल जाओ, टैंक का आर्मर भी इससे ठीक से कट जाना चाहिए था। हालांकि एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई। आग की चिंगारियां बुरी तरह उड़ने लगी। तुम्हारे हाथ में जो डैगर थी, जो लोहे को काटने के लिए काफी तेज थी, उसकी स्किन को छूते ही इंच बाई इंच टूटकर बिखर गई। जहां तक टाइटन की गर्दन की बात थी, वहां सिर्फ एक हल्का सा सफेद निशान छूटा, जो लगभग तुरंत ही गायब हो गया। टाइटन आखिरकार हंसने लगा। उसकी हंसी से पूरा ऑक्टैगोनल केज हिला गया। छोटे कीड़े, मैंने तुझे बताया था, तेरी ये छोटी मोटी कटिंग ट्रिक्स मेरे सामने बेकार है। इससे पहले कि उसके शब्द खत्म होते, उसने बिना किसी फ्लैशी एनर्जी और बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड मूव के एक बैकहैंड पंच मारा। सिर्फ प्योर पावर, जो लिमिट से भी ज्यादा फास्ट और कंडेंस थी। इतनी ज्यादा फास्ट कि तुम इसके रास्ते को क्लियरली देख सकते थे, पर तुम्हारी बॉडी टाइम पर पूरी तरह डॉज नहीं कर पाई। तुम उस पल सिर्फ अपने हाथों को अपने सीने पर क्रॉस कर पाए। बूम! वो पंच किसी फुल स्पीड में क्रैश होती हुई मैगलेव ट्रेन जैसा था, जो तुमसे बुरी तरह टकराया। तुम्हारी पूरी बॉडी पीछे की तरफ हवा में उड़ती हुई उस अलॉय मैश से जा टकराई। वो मैश तुरंत ही बाहर की तरफ निकल गया और उसमें एक बड़ा सा इंसानी आकार का गड्ढा बन गया। फिर तुम्हारे मास्क के नीचे से मुंह भरकर खून निकला, जिसने तुम्हारे सीने के कॉम्बैट सूट को लाल कर दिया। पूरा अरीना शांत हो गया। फिर और भी ज्यादा पागलों जैसी चीयर्स उड़ने लगी। तुम्हें 99 लोगों को मरते देखने के डर ने उन्हें शांत कर दिया था, पर अब ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अचानक अपने डर निकालने का रास्ता मिल गया हो, और वो ये देखने के लिए बुरी तरह चिल्ला रहे थे कि तुम्हें कैसे कुचला जाएगा। बॉक्स में जिनी ने अपना वाइन ग्लास फिर से उठाया और उसके चेहरे पर अब डिस्डेन और रिलैक्सेशन के एक्सप्रेशंस थे। उसकी नजरों में तुम आखिरकार बस वही इंसान थे जो पावरफुल दिखने के लिए अजीब ट्रिक्स पर डिपेंड थे, जबकि टाइटन एक सच्ची ताकत था। उस आयन मैश के सहारे खड़े होकर तुमने धीरे से अपने मुंह के किनारे से खून को पोंछा, पर तुम्हारी आंखें बिना किसी फर्क के वैसी ही ठंडी थी।
तुम पहले ही एक नतीजे पर पहुंच चुके थे कि कन्वेंशनल स्पेशल कटिंग हमेशा इनविंसिबल नहीं होती थी। जब किसी टारगेट का मटेरियल डेंसिटी और एनर्जी स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो कि वो एक थ्रेशोल्ड को पार कर दे, क्लोजर से पैदा होने वाली शेयरिंग फोर्स काफी हद तक कमजोर हो जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो फोर्स लगाकर बाहर से काटना कम टाइम में उसके डिफेंस को तोड़ नहीं सकता था। पर प्रॉब्लम यह थी कि तुम्हारे पास टाइम नहीं था। तुम्हारी छोटी बहन अभी भी हॉस्पिटल में वेट कर रही थी। वो 4th टियर आइस सोल क्रिस्टल कोर ठीक तुम्हारी आंखों के सामने था। और जब बाहर का अटैक काम नहीं आया तो अंदर से अटैक करो। इसीलिए तुमने खुद को फिर से संभाला। ये देखकर टाइटन की आंखों में खून की प्यास की झलक साफ दिखने लगी। अभी भी हिल रहा है। लगता है अभी मैंने थोड़ी ज्यादा ताकत लगा दी थी। तुमने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया और बस आगे बढ़ गए। सबकी नजरों में ये एक आग में कूदने वाले कीड़े की तरह था। टाइटन ने भी यही सोचा, इसलिए इस बार उसने पंच मारने की कोशिश भी नहीं की। इसके बजाय उसने एक खौफनाक हंसी के साथ अपनी बाहें फैला ली और तुम्हें जिंदा कुचलने, तुम्हारी हड्डियों और ऑर्गन्स का चूरा बनाने का इरादा किया। 10 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर। जिस पल तुम दोनों टकराने वाले थे, तुम्हारी बॉडी अचानक नीचे झुक गई और उसके पहाड़ जैसे सीने से बच गई। जैसे ही वो नीचे दबा, तुम्हारी पूरी बॉडी एक फिसलती हुई परछाई की तरह उसके बगल से तेजी से निकल गई। ठीक उसी वक्त तुम्हारे राइट हैंड की 5 उंगलियां खुली और हल्के से उसके टेम्पल पर प्रेस हुई। ये टच लगभग किसी लवर के प्यार भरे टच जैसा था। टाइटन की वो वाइल्ड हंसी अभी मिटी भी नहीं थी, पर तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ हद से ज्यादा ठंडक और फ्रेंजियाइड स्पेस ओपन था। इस बार ये बाहर से कट करना नहीं था और ना ही उसके सर के चारों तरफ क्लोज करना था। तुमने सीधे उसके कभी ना टूटने वाले स्कल के अंदर, उसकी ब्रेन में जो लेयर दर लेयर की वजह से प्रोटेक्टेड था, वहां स्पेस खोल दिया। क्रेनियल बोन के कोर रीजन में फोर्सफुली 1 सेंटीमीटर का क्यूब स्पेस क्रिएट कर दिया। वो स्पेस सिर्फ एक पल के लिए एग्जिस्ट हुआ और फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गया। यूनिवर्स का सबसे फंडामेंटल लॉ उस 1 सेकंड के 1/10,000th हिस्से में क्रिएशन और एनाहिलेशन का एक एक्ट पूरा कर चुका था और टाइटन वहीं जम गया। उसकी आंखें, उसके एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स सब उस पल में ठीक वैसे ही फिक्स हो गए और उसके ठीक बाद एक लाल खून की धार धीरे धीरे उसके लेफ्ट कान से बहने लगी, फिर उसके राइट कान और नाक से। उसकी आंखों के किनारों और मुंह से खून की 7 धारें धीरे धीरे उस ब्रॉन्ज कलर वाले चेहरे पर बहने लगी, जो एक बेहद डरावनी इमेज बना रही थी। और अगले ही सेकंड बूम, वो छोटा सा पहाड़ जैसा जिस्म सीधा नीचे गिर गया और ऑक्टैगनल केज के फ्लोर पर जोर से टकराया। वो 4 टियर बॉडी एनहांसमेंट का पावर हाउस स्कैवेंजर टाइटन वहीं ढेर हो गया था। पूरा शूरा अरीना लग रहा था जैसे म्यूट हो गया हो। एक पल में म्यूजिक रुक गया, चीखें रुक गई और हर चेहरे पर एक्सप्रेशन जम गया। हजारों आंखें एक टक उस लाश को घूर रही थी जिसके 7 छेदों से खून बह रहा था। फिर उन्होंने उसके पास खड़े तुम्हें देखा। कोई जख्म नहीं, कोई क्लैश नहीं, सिर्फ एक टच और फिर एक भगवान ढेर हो गया उस मौज जैसी शांति के बाद। फ्रंट रो में बैठे एक अमीर मर्चेंट के हाथ से उसका वाइन ग्लास छूट गया। ऐसा लगा जैसे अगले ही सेकंड किसी ने कोई स्विच दबा दिया हो। पूरा वेन्यू पूरी तरह से भड़क उठा। अनगिनत स्पेक्टेटर्स चिल्लाने और रोने लगे और एक दूसरे को धक्का देने लगी। वो सिर्फ इस पर्गेटरी जैसी जगह से भागना चाहते थे, पर तुमने इस सारे केओस को इग्नोर कर दिया। तुमने अपना सर उठाया और लोगों की भीड़ को इग्नोर करते हुए टॉप फ्लोर के उस लग्जरियस बॉक्स की तरफ देखा। तुम्हारी आवाज तुम्हारी इंजरीज की वजह से थोड़ी खराब थी, पर फिर भी कोल्ड और क्लियर थी। 100 मैचेस पूरे हो गए हैं। वो 4th टियर आइस सोल क्रिस्टल कोर मेरे हवाले करो। तुम्हारे अल्फाज खत्म होते ही भीड़ के मूवमेंट्स रुक गए। ये सही था, तुम जीत चुके थे। 100 मैन स्लॉटर रूल्स के हिसाब से पूरा हो चुका था। वो प्राइज तुम्हारा होना चाहिए था। हालांकि जिनी ने साफ तौर पर कभी रूल्स फॉलो करने का प्लान नहीं बनाया था। वो माइक्रोफोन के सामने खड़ा था और उसकी ठंडी हंसी स्पीकर्स के जरिए पूरे अरीना में फैल गई। 9527? तुमने वाकई मुझे सरप्राइज कर दिया। पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स सबको बेवकूफ बना सकती हैं? टाइटन की बॉडी बैटलशिप आर्मर से भी ज्यादा हार्ड थी, फिर भी वो बिना किसी आवाज के गिर गया, वो भी बिना किसी ठीक जख्म के। ये साफ तौर पर किसी कर्स किल या किसी बैंड न्यूरोटॉक्सिन का नतीजा है। इसलिए तुमने शुरा अरीना के आयरन लॉ को तोड़ा है। एक बार जब कोई चैलेंजर फॉरबिडन टेक्निक्स का यूज करता है तो उसका रिजल्ट कैंसिल हो जाता है और प्राइज जब्त कर लिया जाता है। जैसे ही ये अल्फाज निकले, पूरा अरीना फिर से हंगामे में डूब गया।
खुले आम धोखा। सब लोग तुरंत समझ गए कि जिन यूई को आज रात अब सिर्फ वो क्रिस्टल कोर नहीं चाहिए था, उसे तुम्हारा वो अजीब सीक्रेट चाहिए था जो किसी भी डिफेंस को इग्नोर करके एक वार में जान ले लेता था। वो तुम्हें और उस खजाने दोनों को हड़पना चाहता था। उसके ठीक बाद उसने बड़ा दिल दिखाने का नाटक किया और आगे बोला, हालांकि मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक रास्ता दे सकता हूं। अपनी सीक्रेट टेक्निक मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें अपने अंडर सबसे कीमती कुत्ता बनने का मौका भी दे सकता हूं। अपनी जगह पर खड़े रहे और धीरे से अपना सर उठाया। उनके रूल्स के लिए तुम्हारे पास जो आखिरी थोड़ा सा सब्र बचा था वो अब पूरी तरह टूट चुका था। तुमने उनका गेम फॉलो किया था और अपनी जान और दर्द की कीमत पर वो 100 मैन स्लॉटर पूरा किया था। पर अब वो डीलर तुम्हें कह रहा था कि तुम जीत गए, पर मैं इसे मानने से इनकार करता हूं। और उसके बाद कहने को कुछ नहीं बचा था। तुम बस हल्के से हंसे। जिन्नी उस हंसी से पूरी तरह भड़क गया था और उसने सीधा ऑर्डर दिया, इसे पकड़ लो, जिंदा या मुर्दा, मुझे इसका सीक्रेट चाहिए। अगले ही पल उस ऑक्टैगनल केज के चारों तरफ बने 8 एलॉय गेट्स ऊपर उठ गए। ठीक उसी वक्त ब्लैक एक्सोस्केलेटन आर्मर पहने और काइनेटिक राइफल्स पकड़े फुल्ली आर्म्ड लोगों के स्क्वाड्स वहां आ गए। कंसोर्शियम के प्राइवेट सोल्जर्स किसी लहर की तरह अंधेरे से निकलकर आगे आए और उन सबकी ब्लैक गन मजल्स और डार्क ब्लू इलेक्ट्रिक लाइट से चमकती एमिंग साइट्स एक साथ तुम पर लॉक हो गई। पूरे 100 लोग, और उनमें से हर एक वेटरन था जिसने असली बैटल देखी थी। स्टैंड्स में पूरी तरह से डर और पैनिक फैल गया। जो बचे हुए स्पेक्टेटर्स थे दरवाजों पर तोड़ फोड़ कर रहे थे पागलों की तरह। हर कोई जानता था कि एक बार जब शूरा अरीना का स्कैवेंजर डिप्लॉय हो गया तो ये जगह सच में एक कत्ल खाना बन जाएगी। और तुम उस घेरे के बिल्कुल बीच में खड़े थे और धीरे से उस टूट चुकी डैगर को फेंक रहे थे। क्योंकि उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए थे, इसलिए अब तुम्हारे रूल्स ही नए रूल्स बनने वाले थे। फायर। कैप्टन के ऑर्डर पर 100 से भी ज्यादा गॉस राइफल्स ने एक साथ आग उगली। हर तरफ से एलॉय राउंड्स हवा को चीरते हुए आए और उन्होंने एक ऐसी मौत का जाल बुना जिसमें कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं था, और उसने तुरंत तुम्हें पूरी तरह निगल लिया। गन पाउडर का धुआं, आग की रोशनी और चीखें सब एक साथ ब्लास्ट हुए। पर जब फायरिंग रुकी तो तुम अभी भी अपनी जगह पर खड़े थे, बिल्कुल सेफ। तुम्हारी बॉडी के 1 मीटर के अंदर का स्पेस पहले ही ट्विस्ट होकर एक अजीब शेप ले चुका था जो बिल्कुल किसी फन हाउस मिरर जैसा लग रहा था। टैंक को भी छेद देने वाले हजारों अलॉय राउंड्स उस हवा में लटकते हुए डिस्टॉर्टेड रीजन में स्वॉलो हो चुके थे। जैसे एम्बर में कीड़े पैक हो जाते हैं, ठीक वैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी को जबरदस्ती छीनकर कैद कर लिया गया था। और उस तंग जगह में एक दूसरे से दबने और रगड़ने की वजह से वो बुलेट्स क्रिम्सन ग्लो करने लगी थी और उनमें से हमिंग साउंड आने लगी थी। इससे भी बड़ी बात यह थी कि सभी प्राइवेट सोल्जर्स हैरान थे। उन्होंने बुलेट प्रूफ स्क्वाड्स देखे थे, एनर्जी शील्ड्स देखी थी और ऐसे एबिलिटी यूजर्स भी देखे थे जो फिजिकली गोलियां झेल सकते थे। पर उन्होंने कभी किसी को गोलियों को हवा में रोकते हुए नहीं देखा था। ये कोई डिफेंस नहीं था, ये एक तरह की कैद थी। तुमने अपना हाथ उस डिस्टॉर्टेड स्पेस की तरफ उठाया जहां वो मौत का तूफान रुका हुआ था और धीरे से उसे मुट्ठी में बंद कर लिया। अब मेरी बारी है। अगले ही सेकंड तुम अचानक पलटे और अपने हाथ को साइड में स्वीप किया। वो स्पेस जिसमें हजारों क्रिम्सन बुलेट्स कैद थी उसे लेफ्ट साइड पर सबसे घनी प्राइवेट सोल्जर फॉर्मेशन की तरफ सीधा फेंक दिया। ठीक उसी वक्त स्पेस वापस नॉर्मल हो गया और चुराई हुई सारी काइनेटिक एनर्जी उसी पल पूरी तरह वापस आ गई। वूश 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 वूश। वहां कोई गनफायर नहीं थी, बल्कि सिर्फ हवा की बुरी तरह फटने की आवाजें आ रही थीं। वो गोलियां जितनी तेजी से आई थीं, उससे भी ज्यादा तेजी से वापस गई और उन्होंने एक फैन शेप का क्रिम्सन बैरिज बना दिया। फ्रंट रो के दर्जनों प्राइवेट सोल्जर्स की आर्मर उनके रिएक्ट करने से पहले ही उन एक्सोस्केलेटन्स को चीरते हुए पार हो गए। उस पल में हड्डियां और मांस सब कुछ एक मजाक बनकर रह गया। एक जोर की आवाज के साथ खून और मांस के लोथड़े हवा में उड़ गए और पूरा बैटलफील्ड लाल रंग में रंग गया। जो लोग बच गए थे वो वहीं पर डर के मारे पागल हो गए थे। कुछ पीछे हट गए, कुछ चिल्लाने लगे और कुछ ने बिना किसी चीज की परवाह किए हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स और मोलोटोव कॉकटेल्स फेंकने शुरू कर दिए ताकि तुम्हें पूरी तरह से और भी भारी फायर पावर से डुबा सके। हालांकि तुमने उनकी तरफ एक नजर देखा तक नहीं। एक्सप्लोजन्स, आग की लपटें, शॉकवेव्स और उड़ते हुए श्रैपनल के साथ साथ फेंके गए सारे हथियार तुम्हें नुकसान पहुंचाने में फेल रहे और इसके बजाय उस ट्विस्टेड स्पेस ने उन्हें एक बार फिर से निगल लिया। उस पल वो 1 क्यूबिक मीटर का स्पेस एक ऐसी छोटी गैलेक्सी की तरह लग रहा था जो कंट्रोल खोने की कगार पर हो और जो प्योर और वायलेंट एक्सप्लोसिव एनर्जी से भरी हुई थी।
फिर तुम आगे बढ़े और आग के उस समंदर से निकलते हुए उस प्राइवेट सोल्जर फॉर्मेशन के बीच से बड़े आराम से चलने लगे, जो पूरी तरह से केओस में डूब चुका था। तुम्हारी नजरें भागने की कोशिश कर रहे उस कैप्टन पर लॉक हो गई। ठीक उसके बाद तुमने उस स्पेशल रिस्ट्रेंट को रिलीज कर दिया और उसे वापस लौटा दिया। बूम! वो हद से ज्यादा कंप्रेस की गई एक्सप्लोसिव एनर्जी उस कैप्टन को सेंटर बनाकर तुरंत रिलीज हुई और वो एक 10 मीटर से भी बड़े मौत के फायरबॉल में बदल गई, जो हर डायरेक्शन में फैल गई। सामने आने वाले दर्जनों से ज्यादा प्राइवेट सोल्जर्स अपने आर्मर के साथ वहीं पर भाप बनकर उड़ गए। जो लोग आउटर एज पर थे वो पहले उस हाई टेम्परेचर से जल गए और फिर हाई स्पीड श्रैपनल की बारिश ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, यहां तक कि उनकी चीखें भी ब्लास्ट होकर टॉप फ्लोर के बॉक्स की तरफ क्रॉल करते हुए वो हेल्प के लिए चीखने लगा। बॉक्स के अंदर जिंगी ऑलरेडी सोफा पर गिर चुका था। मॉनिटर में दिख रहे उस हेल ऑन अर्थ को देखकर उसके चेहरे पर सिर्फ नंगा डर बचा था। पहले उसे लगा था कि तुम्हारे पास बस कोई हिडन किलिंग मूव है, लेकिन अब उसे फाइनली समझ आ गया था कि उसने किसी सीक्रेट आर्ट्स वाले पागल इंसान को नहीं बल्कि एक कंप्लीट मॉन्स्टर को प्रोवोक कर दिया है। इसीलिए वो मुड़कर भागने लगा, लेकिन उसने सिर्फ 2 ही कदम लिए थे कि पीछे से एक जोर का बैंग सुनाई दिया। वो प्राइवेट सोल्जर कैप्टन बिल्कुल एक फटे हुए सैक की तरह उस कैप्टन को बॉक्स के डोर के अंदर किक करके फेंका गया और वो घिसते हुए जिंगी के पैरों तक आ गिरा। कैप्टन के गले से बस घुटती हुई आवाजें निकल रही थीं। उसने मुश्किल से अपना हाथ उठाया और डोरवे की तरफ पॉइंट किया। फिर उसका सर एक तरफ झुक गया और उसकी सांसें कंप्लीटली रुक गईं। जिंगी ने स्टिफ होकर धीरे से अपना सर घुमाया। डोर के बाहर के स्मोक में से तुम धीरे धीरे अंदर चले आए। तुम्हारी बॉडी फिल्थ से भरी हुई थी। वो पेल स्माइलिंग मास्क भी कब का डार्क रेड ब्लड से स्टेन हो चुका था, लेकिन उस मास्क के नीचे जो आंखें थीं वो टेरिफाइंगली काम थी। तुमने एक भी वर्ड वेस्ट नहीं किया, बस सीधा उस ग्लास पीन की तरफ चल दिए। वो स्पेशल बुलेट प्रूफ ग्लास जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आर्मर पियर्सिंग राउंड्स तक को विथस्टैंड कर सकता है। फिर तुमने धीरे से अपना राइट हैंड उठाया और अपनी 5 उंगलियां उस ग्लास पर जेंटली रख दी। अगले ही सेकंड तुम्हारी पाम को सेंटर बनाकर पूरे ग्लास सरफेस पर काली क्रैक्स स्पाइडर वेब की तरह स्प्रेड होने लगी। ये कोई नॉर्मल शैटरिंग नहीं थी, ये तो स्पेस खुद फट रही थी। जिंगी फाइनली कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया। वो चीख कर तुम्हें रुकने के लिए बोलने लगा। उसने बैरियर ग्लास की मिलिट्री ओरिजिन्स तक का जिक्र किया, फिर पैसे ऑफर किए, वोंग फैमिली का बैकग्राउंड बताया और सो कॉल्ड हेवी वेपन्स तक का नाम लेकर वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे लिए उन वर्ड्स की कोई वैल्यू ही नहीं थी। जब तुम्हारी 5 उंगलियां ट्विस्ट हुई तो एक अजीब क्रैकिंग और बजिंग साउंड पूरे रूम में गूंज उठी। अगले ही पल वो हेवी स्पेशल बुलेट प्रूफ ग्लास और उसके साथ आधा मीटर थिक अलॉय वॉल भी तुमने पूरी की पूरी रूट से फाड़ कर निकाल दी। पीछे सिर्फ एक परफेक्टली राउंड 3 मीटर वाइड होल बच गया। वॉल का वो ह्यूज सर्कुलर पीस जोर से नीचे क्रैश हुआ और पूरा बॉक्स हिल गया। उस रात जिंगी की जो फाइनल सेंस ऑफ सेफ्टी बची थी वो भी उसके साथ टूट गई। वो धड़ से घुटनों पर गिर गया और पागल की तरह कोटो करने लगा। उसके पूरे चेहरे पर स्नॉट और आंसू फैल चुके थे। मत करो, प्लीज मत करो, मैं आइटम दे दूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा। 4 टियर सोल क्रिस्टल कोर सेफ के अंदर है। तुमने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन से उठा लिया और एक सैक की तरह घसीटते हुए हिट। उसके पूरे चेहरे पर स्नॉट और आंसू फैल चुके थे। मत करो, प्लीज मत करो, मैं आइटम दे दूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा। 4 टियर सोल क्रिस्टल कोर सेफ के अंदर है। तुमने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन से उठा लिया और एक सैक की तरह घसीटते हुए हिडन कंपार्टमेंट तक ले गए। आइरिस और फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के बाद सेफ धीरे धीरे खुला। तुरंत ही एक आइसी कोल्ड हवा पूरे रूम में फैल गई। कांपते हुए हाथों से उसने एक ब्लू मेटल बॉक्स निकाला और दोनों हाथों से सर के ऊपर उठाकर तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया। तुमने बॉक्स को लिया और एक हाथ से ही खोल दिया। अंदर एक फिस्ट साइज, एक बिल्कुल क्लियर और ग्लिटरिंग क्रिस्टल कोर जिसके अंदर आइस ब्लू स्टॉर्म जैसा कुछ स्वर्ल हो रहा था, तुरंत तुम्हारी नजर में आ गया। उस क्रिस्टल से निकल रही वो एक्सट्रीमली प्योर चिल तुम्हारे अंदर की स्पेशियल पावर तक को हल्का सा ट्रेंबल करा रही थी। ये असली था। तुमने बिना देरी किए उसे तुरंत अपनी स्पेस में स्टोर कर लिया। जब जिंगी ने देखा कि तुम आइटम ले चुके हो तो वो फिर भी अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने प्रोविंशियल कैपिटल के वोंग फैमिली का नाम तक यूज किया, सिर्फ अपनी बैकग्राउंड के दम पर खुद को बचाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक इनविजिबल एज फ्लैश हुई और उसकी आवाज अचानक बीच में ही रुक गई। उसका सर और बॉडी इंस्टेंट अलग हो गए और वो गोल हेड धड़ से जमीन पर जा गिरा।
उसकी नेक के स्टम्प से ब्लड फाउंटेन की तरह फूट निकला और तुम्हारी बॉडी पर स्प्लैश होने लगा। तुमने उस अभी भी ट्विच कर रही बॉडी को एक किक मारकर साइड में फेंक दिया। तुम्हारी आवाज बिल्कुल ठंडी थी, बिना स्लाइटेस्ट फ्लक्चुएशन के। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, अगर वीड्स काटते वक्त रूट्स ना निकाली जाएं, तो सूनर या लेटर वो ट्रबल जरूर बन जाती है। ये लेसन तुम बहुत पहले ही स्लम्स की डार्क एलीज में सीख चुके थे। आइटम मिलने के बाद तुम तुरंत वहां से नहीं निकले, बल्कि कैजुअली कॉर्नर में लगे मेन गैस पाइप को कट कर दिया। हाई प्रेशर गैस एक हार्श हिसिंग साउंड के साथ बाहर निकलने लगी और रैपिडली पूरे बॉक्स में फैल गई। फिर तुमने लाइटर चलाया और उस छोटी सी फ्लेम को कैजुअली इस लग्जूरियस और सिंफुल टूम के अंदर फेंक दिया। उसके बाद तुम मुड़कर बिना एक बार भी पीछे देखे वहां से चल दिए। कुछ ही सेकंड्स बाद बूम, एक अर्थ शैटरिंग एक्सप्लोजन टॉप फ्लोर से वायलेंटली फट पड़ा। फ्लेम्स और शॉकवेव्स एक इनरीच्ड ड्रैगन की तरह पूरे अंडरग्राउंड शूरी अरीना में फैल गई। स्टील ट्विस्ट होने लगा, वॉल्स कोलैप्स होने लगी और ये जगह जिसने काउंटलेस लाइव्स को निगल लिया था, आखिरकार उस डिस्ट्रक्शन से मिली जिसके वो हकदार थी। पीछे भड़कती फ्लेम्स और हीट वेव्स का सामना करते हुए तुम सीढ़ी दर सीढ़ी सरफेस की तरफ चलने लगे। जब तुमने हैवी आयरन डोर को पुश करके खोला तो डैज़लिंग मॉर्निंग लाइट सीधा तुम्हारे चेहरे पर पड़ी। तुमने अपना हाथ उठाया और धीरे से वो डार्क रेड ब्लड से स्टेन्ड स्माइलिंग मास्क उतार दिया। उसके नीचे एक हल्का सा पेल लेकिन शार्प और कोल्ड यंग फेस रिवील हुआ। आइस सोल क्रिस्टल कोर अब तुम्हारे हाथ में था। अब अगला स्टेप था अपनी सिस्टर को बचाना, और बाकी सब चीजों के लिए अभी बहुत टाइम था। सुबह होते ही तुम सीधा हॉस्पिटल की साइलेंस को प्रैक्टिकली तोड़ते हुए अंदर घुस गए। ड्यूटी पर जो डॉक्टर था वो पहले अभी भी नींद में था, लेकिन जैसे ही तुमने 4th टियर आइस सोल क्रिस्टल कोर वाला कोल्ड बॉक्स जोर से डेस्क पर पटका, उसका पूरा बॉडी इंस्टेंट फुल्ली अवेक हो गया। उसकी आवाज तक का पिच चेंज हो गया। टियर 4 आइस सोल क्रिस्टल कोर। तुरंत पूरा स्पेशल केयर वार्ड दोबारा एक्टिव हो गया। टॉप फिजिशियंस, लैबोरेटरी डाइल्यूशन प्रोसीजर्स, एनर्जी गाइडेंस, एक के बाद एक ऐसे ऑपरेशंस शुरू हो गए जो चीजें इतनी जल्दी कंप्लीट करना नॉर्मली इम्पॉसिबल था, वो सब इस क्रिस्टल कोर की वजह से फोर्सफुली मोशन में आ गई। तुम स्टेराइल ऑब्जर्वेशन रूम के बाहर खड़े थे और ग्लास के थ्रू बेड पर पड़ी उस फिगर को देख रहे थे। डाइल्यूटेड आइस ब्लू एनर्जी प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू धीरे धीरे उसके बॉडी में इंजेक्ट की जा रही थी। शुरू में मॉनिटर पर उसके लाइफ साइंस अब भी वायलेंटली फ्लक्चुएट कर रहे थे। तुम ऑलमोस्ट अपने ही हार्ट की लाउड पाउंडिंग सुन सकते थे। लेकिन कुछ मोमेंट्स बाद फाइनली एक चेंज दिखाई दिया। उसके चेहरे पर जमी डेडली फ्रॉस्ट धीरे धीरे फेड होने लगी। उसकी होंठों पर चढ़ा ब्लूइश टिंट ग्रेजुअली धीरे धीरे वापस नॉर्मल होने लगा। उसकी हार्ट बीट जो पहले इतनी वीक हो चुकी थी कि ऑलमोस्ट गायब ही होने वाली थी, अब स्टेडिली 30s और 40s से ऊपर क्लाइम करने लगी और फाइनली नॉर्मल रेंज में स्टेबलाइज हो गई। जो पियर्सिंग अलार्म्स पूरे वार्ड में लगातार बज रहे थे, वो एक एक करके कंप्लीटली साइलेंट होने लगे। सिर्फ जब सुबह की पहली रे क्वार्टर के अंदर शाइन हुई, तब अटेंडिंग डॉक्टर ने अपना मास्क उतारा। वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड था, लेकिन अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रहा था। हम कर गए। उसकी बॉडीली फंक्शन स्टेबलाइज हो चुकी है। अब उसे सिर्फ रेस्ट और रिकवरी की जरूरत है। उस मोमेंट ऐसा लगा जैसे वो आखिरी पिलर भी जो तुम्हें अब तक संभाले हुए था, फाइनली हट गया हो। पिछले आधे महीने से कॉन्स्टेंटली टेंस रही तुम्हारी नर्व्स अब पूरी तरह ढीली पड़ गईं। ओवरवेलमिंग एग्जॉस्शन ने इंस्टेंट तुम्हारे पूरे बॉडी को निगल लिया। तुम हॉस्पिटल बेड के पास बैठ गए और अपनी सिस्टर को देखने लगे, जिसके स्लीपिंग फेस पर फाइनली थोड़ा सा कलर वापस आ गया था। अब तुम्हारी आईलिड्स भी खुली नहीं रह पा रही थी और तुम वहीं सो गए। काफी लंबे वक्त बाद ये तुम्हारी सबसे पीसफुल स्लीप थी। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि उसके बॉडी के अंदर लाइफ स्टेबलाइज होने के बाद भी वो मैसिव कोल्ड एनर्जी एक टाइनी ट्रेस छोड़ गई थी। वो एक्सट्रीमली प्योर एनर्जी की एक पतली सी स्ट्रैंड भाई बहन के बीच के उस इनडिस्क्राइबेबल ब्लड बॉन्ड को फॉलो करते हुए चुपचाप तुम्हारे बॉडी में फ्लो होने लगी। पूरे टियर 4 क्रिस्टल कोर के कंपैरिजन में ये रेजिड्यू ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट था, लेकिन तुम्हारे करंट स्टेट के लिए ये एक ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर करने के लिए इनफ था। पता नहीं कितना वक्त बीतने के बाद तुम अचानक झटके से उठ बैठे।
सबसे पहले एक शार्प पियर्सिंग पेन ने तुम्हें हिट किया, जैसे कोई स्टील नीडल तुम्हारे दिमाग के अंदर वायलेंटली घुमा रहा हो। लेकिन उसके तुरंत बाद वो सारा पेन कंप्लीटली ड्राउन हो गया एक ओवरवेलमिंग प्लेजर में। जैसे सोल खुद असेंड कर रही हो, वैसे एक ओवरवेलमिंग सेंसेशन तुम्हारी पूरे बॉडी में फैल गई। तुमने क्लियरली फील किया कि तुम्हारे माइंड के अंदर वो इनविजिबल बैरियर जो अब तक तुम्हारी स्पेशियल एबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, इस फॉरेन एनर्जी की वजह से टूट चुका है। तुम्हारा मेंटल थ्रेशोल्ड फाइनली ब्रेक थ्रू कर गया और स्पेस पर तुम्हारा कंट्रोल इंस्टेंटली सर्ज कर गया। तुमने तुरंत अपने एबिलिटी कोर को इंस्पेक्ट किया और एक सेकंड के लिए तुम्हारी ब्रीदिंग तक रुक गई। जो स्टोरेज स्पेस पहले सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर था, अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी इनविजिबल जायंट हैंड ने उसे फोर्सफुली फाड़कर खोल दिया हो। उसका वॉल्यूम क्रेजीली एक्सपैंड होने लगा। 2 क्यूबिक मीटर्स, 5 क्यूबिक मीटर्स, 10 क्यूबिक मीटर्स, सिर्फ कुछ ही ब्रेथ्स के अंदर। जो स्पेस पहले एक छोटे से बॉक्स जैसा था, वो अब डायरेक्टली एक वेयरहाउस जितना एक्सपैंड हो चुका था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी भी बाकी थी। जिस मोमेंट ये एक्सपेंशन कंप्लीट हुआ, एक बिल्कुल नया लॉ इम्प्रिंट क्वाइटली स्पेस कोर के अंदर इंग्रेव हो गया। बस एक स्लाइट थॉट के साथ तुमने बेड साइड टेबल पर रखा एक ग्लास वाटर अपने स्पेस के अंदर स्टोर कर लिया। फिर तुमने उस नए इम्प्रिंट को एक्टिवेट किया और तुरंत पानी की रिपलिंग सरफेस वहीं फ्रीज हो गई। हवा में गिरने वाली एक छोटी सी ड्रॉपलेट तक अजीब तरीके से वहीं हवा में सस्पेंडेड रह गई। उस स्पेस के अंदर टाइम खुद जैसी पॉज हो चुका था। तुमने इंस्टेंटली इस नए एबिलिटी का मीनिंग समझ लिया, एब्सोल्यूट स्टेसिस। जो भी नॉन लिविंग चीज या एनर्जी बेस्ड ऑब्जेक्ट स्पेस के अंदर स्टोर की जाएगी, उसका स्टेट कंप्लीटली लॉक हो जाएगा। और अगर किसी लिविंग बीइंग को फोर्सफुली उस स्पेस में स्टोर किया गया, तो उसकी लाइफ एक्टिविटी भी ऑलमोस्ट जीरो के पास पहुंच जाएगी, बिल्कुल फ्रोजन टाइम की प्रिजन में सील होने जैसा। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि फ्यूचर में तुम सिर्फ और ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स या फ्लेम्स ही नहीं, बल्कि एक्सप्लोजन्स और शॉक वेव स्टोर कर पाओगे। बल्कि जिस इंस्टेंट कोई एनिमी डायरेक्टली अटैक करेगा, तुम उसका अटैक या उसके बॉडी का एक हिस्सा तक अपने स्पेस के अंदर फोर्सिबली स्टोर कर सकते हो। और सबसे टेरिफाइंग बात, तुम टेम्पररी अपने खुद के बॉडी का भी एक पार्ट स्पेस के अंदर स्टोर करके किसी दूसरे पॉइंट से रिलीज कर सकते हो, बिल्कुल एक ईरी स्ट्राइक की तरह, ऑलमोस्ट टेलीपोर्टेशन जैसा। ये अब सिर्फ क्वांटिटी का इंक्रीज नहीं था, ये एक कंप्लीट क्वालिटेटिव लीप था। तुमने अपनी फिस्ट्स टाइटली क्लेंच की और अपने बॉडी के अंदर अनप्रेसिडेंटेड लेवल की स्पेशल पावर सर्ज होती फील की। तुम्हारी आंखों में एक हल्की सी कोल्ड ग्लिंट उभर आई। अब का तुम अगर किसी रियल टियर 5 पावर हाउस का भी डायरेक्टली सामना करो, तो तुम्हें अपनी जान एक डेस्परेट गैम्बल में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसी मोमेंट वार्ड के बाहर लगे पब्लिक टेलीविजन से एक इंपैशन्ड न्यूज ब्रॉडकास्ट गूंज उठा। आज हाईली एंटिसिपेटेड नेशनल एबिलिटी यूजर्स हायर एकेडमी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफिशियली कैपिटल जिंगचैंग में शुरू हो चुका है। फेडरेशन की मेजर पावर्स, टॉप फैमिलीज और मिलिट्री सिस्टम से हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स, एस रैंक और ए रैंक जीनियसेस सब जिंगचैंग में इकट्ठा हो चुके हैं। फेडरेशन की टॉप 3 एकेडमीज में एडमिशन के लिए 1 महीने तक फियर्स कंपटीशन चलेगा। टीवी स्क्रीन पर एक के बाद एक यंग, प्राउड और डैज़लिंग फेसेस फ्लैश होने लगे। उन्होंने मैग्निफिसेंट कॉम्बैट सूट्स पहने हुए थे, जिन पर प्रेस्टीजियस फैमिली एम्ब्लम्स चमक रहे थे। उनके ऊपर कैमरा फ्लैशेस समुंदर की लहरों की तरह टूट रहे थे, जैसे वो पैदा ही क्लाउड्स के ऊपर खड़े होने के लिए हुए हों। तुम खिड़की के पास खड़े चुपचाप स्क्रीन को देख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी नजर और ज्यादा ठंडी होती गई। ये लोग ही इस दुनिया के असली फेवर्ड चिल्ड्रन थे। रिसोर्सेज, बैकग्राउंड, एडमिशन स्पॉट्स, प्रेस्टीज, ये सब उनके पास जन्म से ही था। और तुम तो रुइंस, डार्कनेस और लाइफ एंड डेथ के एज से क्रॉल करके स्टेप बाय स्टेप यहां तक पहुंचे थे। लेकिन शायद इसी वजह से तुम्हारे पास वहां जाने का और भी बड़ा रीजन था। तुम बाथरूम के अंदर गए और अपने बॉडी पर लगा हर स्टेन धोकर हटा दिया। उसके बाद तुमने स्लॉटर फील्ड से उठाया हुआ एक ब्लैक कॉम्बैट सूट पहना। फिर तुमने वो लॉन्ग नैरो बैटल ब्लेड उठाई जो तुमने आज रात सेफ रखी हुई थी, और तुमने उसे अपनी बैक पर स्ट्रैप कर लिया। फाइनली तुमने हॉस्पिटल बेड पर सो रही अपनी सिस्टर की तरफ एक बार फिर देखा। वो फाइनली सरवाइव कर गई थी। तो अब बारी तुम्हारी थी इस दुनिया से हिसाब चुकता करने की। तुमने हॉस्पिटल के डोर्स पुश करके खोल दिए। दोपहर की सनलाइट ब्लेड की तरह आंखों में चुभ रही थी, लेकिन तुमने बस अपनी आंखें हल्की सी नैरो की और सीधा बाहर निकल गए। जियांग शांग,
डार्कनेस और स्ट्रगल से भरी ये जगह सिर्फ एक बिगिनर्स विलेज थी। असली हंटिंग ग्राउंड जियांगशांग में था, और वो गेम जो उन लॉफ्टी जीनियसेस को असली डिस्पेयर का टेस्ट चखाने वाला गेम अभी बस शुरू हुआ था।